दोस्तों, भले ही आज दिल्ली और मुंबई को भारत में राजनीतिक और आर्थिक केंद्र का दर्जा प्राप्त है, लेकिन एक समय पर यह स्थान कलकत्ता का हुआ करता था। कलकत्ता को आज भी भारत की शान माना जाता है और एक समय पर यह भारत का सबसे प्रमुख शहर हुआ करता था। इस शहर से ही पूरा भारत कंट्रोल किया जाता था और भारत को गुलाम बनाने की शुरुआत अंग्रेजों ने इसी शहर से की थी। हुगली नदी के किनारे बसे इस शहर का अपने आप में एक स्वर्णिम इतिहास रहा है। भारत का इतिहास कलकत्ता के बिना कभी भी पूरा नहीं हो सकता। आज भले ही इस शहर को सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है, लेकिन एक समय पर ये एक गांव से बढ़कर कुछ भी नहीं था। खून पसीनों से सींच कर ये शहर तैयार हुआ है। लेकिन सवाल आता है कि कलकत्ता को गांव से शहर बनाया किसने? यहाँ पर किस तरह से विकास की लहर चली? इस शहर के अतीत में कौन कौन से राज छुपे हुए हैं? कैसे ये शहर कलकत्ता से कोलकाता बना? आइए इस शहर का पूरा इतिहास जानते हैं। आज की ये वीडियो काफी ज्यादा रोचक और मजेदार होने वाली है, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कलकत्ता आज के समय में वेस्ट बंगाल की राजधानी है। इस शहर में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ कॉलोनियल एरा में बनी कई शानदार इमारतें आज भी मौजूद हैं। कलकत्ता का इतिहास हजारों साल पुराना है। महाभारत के पुराने काव्य में इस शहर का उल्लेख मिलता है। यहाँ पर मौर्यन और गुप्ता एम्पायर के राजाओं ने भी राज किया है। अकबर के शासन काल में इसे कोलिकाता के नाम से जाना जाता था। प्रसिद्ध बंगाली कवि बिपिरादास पिपलाई ने अपनी रचना मनसा मंगल में भी इस शहर को कोलिकाता बताया है। लेकिन इसके आधुनिक इतिहास की बात करें तो इसकी कहानी दोस्तों 17वीं सेंचुरी से शुरू होती है। देश में मुगल साम्राज्य अपनी पीक पर था और ब्रिटिशर्स भारत में अपनी जड़ें मजबूत करने की कोशिश में लगे हुए थे। उन्हें एक ऐसी जगह की तलाश थी जहां से वो अपना व्यापार आसानी से कर सकें और मुगल उनके काम में ज्यादा इंटरफेयर भी न कर पाए। उस समय बंगाल की कंडीशन काफी स्थिर थी। यहाँ पर लोग शांति के साथ अपना जीवन यापन किया करते थे। असल में बंगाल हमेशा से ही एक ट्रेडिंग हब रहा है। हुगली नदी के आसपास कपड़ा बनाने के लिए सारे रॉ मटेरियल्स मौजूद थे। मुगल काल में बंगाल एक अमीर राज्य हुआ करता था। ब्रिटिशर्स ने भी बंगाल के बारे में सुन रखा था। यहाँ की अमीरी ने अंग्रेजों को अट्रैक्ट किया, लेकिन साथ ही अपनी बर्बादी के रास्ते भी खोल दिए। अंग्रेजों ने सबसे पहले बंगाल के हरिहरपुर और बालासोर में अपना बिजनेस स्टार्ट किया। ये दोनों ही जगह आज ओडिशा में मौजूद है। इसी बीच जॉब चारनौक की नजर हुगली नदी के किनारे बसे 3 गांव पर पड़ी। यहाँ पर सुतनुती, गोविंदपुर और कालिकाता नाम के 3 गांव हुआ करते थे। इन गाँव में कई सेठ और साहूकार रहा करते थे। ब्रिटिशर्स ने अपना ट्रेड बढ़ाने के लिए यहाँ के साहूकारों से अच्छे संबंध स्थापित करने शुरू कर दिए। इन 3 गाँव में जो कालिकाता गाँव है उसी के नाम पर आगे चलकर कलकत्ता शहर का नाम पड़ा। कालिकाता का अर्थ होता है देवी काली का घर। कोलकाता सहित पूरे बंगाल में माँ काली की सबसे ज्यादा आराधना की जाती है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार माँ काली ने यहाँ पर अवतार लिया था। जॉब चारनौक ने भाप लिया कि ये 3 गांव ट्रेड के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकते हैं। साल 1680 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन्हें मुर्शिदाबाद का एजेंट बनाया और 1686 में पूरे बंगाल का बड़ा एजेंट उन्हें बना दिया। अभी तक बंगाल में अंग्रेज सारा कामकाज मुर्शिदाबाद से मैनेज कर रहे थे। चारनौक ने ब्रिटिशर्स को विश्वास दिलाया कि ट्रेड के लिए मुर्शिदाबाद से बेहतर जगह हुगली नदी का किनारा रहेगा। जब उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का बेस शिफ्ट करने की बात कही तो मुगलों के सूबेदार शाइस्ता खान ने उन्हें कलकत्ता से भगा दिया। लेकिन 1690 में उन्होंने औरंगजेब से कलकत्ता में अपना हेडक्वार्टर बनाने की परमिशन ले ली। हुगली नदी के किनारे बसे तीनों गांव को मिलाकर एक कर दिया गया और इस शहर को कलकत्ता नाम दिया गया। हालांकि अंग्रेज कलकत्ता नाम ठीक तरह से बोल नहीं पाते थे। साल 1690 को आज भी कोलकाता के स्थापना दिवस के रूप में जाना जाता है। इसके बाद निमतोला घाट में ब्रिटिशर्स ने अपना झंडा फहराया और इसे अपनी टेरिटरी घोषित कर दिया। सुतानुती, कालिकाता और गोविंदपुर के बड़े जमींदारों से अंग्रेजों ने जगह खरीदनी शुरू कर दी। साल 1698 में सुब्रता रॉय चौधरी से अंग्रेजों ने 38 गांव खरीदे और वो भी सिर्फ 1300 रुपए में। उस समय 1300 रुपए एक बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी। चारनौक ने देखा कि उत्तर भारत से बहने वाली गंगा नदी बंगाल तक आती है। इस नदी के सहारे उत्तर भारत तक अपना व्यापार फैलाया जा सकता है। साथ ही शेर शाह सूरी ने जो ग्रैंड ट्रक रोड बनवाई थी उसका भी भरपूर फायदा ब्रिटिशर्स ने उठाया। चारनौक हुगली नदी के किनारे बसे कलकत्ता को विशाल शहर के रूप में बसाना चाहते थे, लेकिन ये सपना पूरा होने से पहले ही उनकी डेथ हो गई। इसके बाद चार्ल्स आयर ने कलकत्ता को बसाने की जिम्मेदारी उठाई। साल 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद देश भर में मुगलों की पकड़ कमजोर होने लगी और अंग्रेज इस मौके का फायदा अच्छे से उठाना जानते थे। उन्होंने व्यापार के साथ साथ बंगाल की राजनीति में दखल देना शुरू कर दिया। रिचर्ड वेलेस्ली ने शहर के आर्किटेक्चर को सुधारने का काम किया। यहाँ पर कई किले उन्होंने बनवाए। कलकत्ता में बदलाव की नई लहर दौड़ती हुई नजर आ रही थी। अंग्रेजों ने अपनी आर्मी बनानी शुरू कर दी। अब वो किसी भी तरह से पूरे बंगाल की बागडोर अपने हाथ में लेना चाहते थे। साल 1750 के दशक में बंगाल में नवाब सिराजुद्दौला राज किया करते थे। सिराजुद्दौला के पास एक विशाल आर्मी थी। ब्रिटिशर्स जानते थे कि सीधे तरीके से नवाब को हराना पॉसिबल नहीं है। ब्रिटिश जनरल रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब के सेनापति मीर जाफर के साथ गुप्त संधि कर ली और 1757 में हुए बैटल ऑफ प्लासी में धोखे से नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में रूल करना शुरू कर दिया। अब वो सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी नहीं रही थी। रही सही कसर साल 1764 में बैटल ऑफ बक्सर में पूरी हो गई। बंगाल के जनरल हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में
में ब्रिटिश आर्मी ने बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल बादशाह शाह आलम की संयुक्त सेना को हरा दिया। इसके बाद ब्रिटिशर्स को रोकने वाला कोई भी नहीं था। वॉरेन हेस्टिंग्स के शासन के दौरान मुर्शिदाबाद से कैपिटल सिटी को 1790 से कलकत्ता शिफ्ट कर दिया गया। कलकत्ता में अब तेजी से विकास हो रहा था। यहाँ पर नए पोर्ट्स अंग्रेजों ने बनवाए, सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर भी ध्यान दिया गया। न्याय प्रणाली के सुचारू चलन के लिए 1774 में बंगाल में हाई कोर्ट खोला गया। 1806 में जॉइंट स्टॉक अकाउंट भी बंगाल में ही ओपन हुआ। जल्द ही बैंक ऑफ बंगाल की भी स्थापना हुई और इन सब के बीच बंगाल पुनर्जागरण का काम भी जारी था। इस दौर में कला, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में बंगाल में कई क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिले और इसकी लहर भी पूरे देश में देखने को मिली। बंगाल पुनरुत्थान की शुरुआत महान समाज सुधारक राजा राम मोहन रॉय ने की थी। उन्होंने भारत में सती प्रथा को खत्म कराया और विधवाओं के दोबारा शादी करने का पुरजोर तरीके से समर्थन किया। वो धर्म के आधार पर भेदभाव, जातिवाद और छुआछूत का विरोध किया करते थे। उन्होंने वीमेन एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को समझाया और साथ ही दहेज प्रथा का भी विरोध किया। स्वामी विवेकानंद जी ने युवाओं को अध्यात्म के मार्ग पर चलना सिखाया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विज्ञान के क्षेत्र में अपना योगदान दिया, तो वहीं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और रविंद्रनाथ टैगोर ने साहित्य और कला के क्षेत्र में नव जागरण का काम किया। इस तरह कलकत्ता सहित पूरे बंगाल ने एक आधुनिक युग में कदम रखा। सत्यजीत रे को बंगाल पुनर्जागरण के अंतिम स्तंभ के तौर पर जाना जाता है, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था। एक बार वापस 19th सेंचुरी में चलते हैं। 1850 में बंगाल में जब विकास हो रहा था तो ये विकास दो टुकड़ों में देखने को मिला। एक और शहर में व्हाइट टाउन बनाए जा रहे थे और दूसरी ओर ब्लैक टाउन। व्हाइट टाउन अंग्रेजों ने अपने रहने के लिए बनवाए, जो यूरोपियन सिटीज से इंस्पायर्ड थे। यहाँ पर पक्के मकान थे, सभी सुख सुविधाएं थी और एक अच्छी लाइफस्टाइल वो अपना रहे थे। दूसरी ओर ब्लैक टाउन में हालात बिल्कुल ऑपोजिट थे। यहाँ पर मछुआरे, किसान और अन्य मजदूर कच्चे मकानों में रहने को मजबूर थे। उन्हें पीने का साफ पानी भी नसीब नहीं होता था, लेकिन अंग्रेज फिर भी बंगाल के विकास के गीत देश भर में गा रहे थे। साल 1888 में इलाहाबाद में ग्रैंड पैलेस में एक लेटर पढ़ा गया, जिसमें लिखा था कि भारत में अब मुगल एम्पायर खत्म होता है और देश पूरी तरह से ब्रिटिश मोनार्क के अंडर आ जाता है। कलकत्ता को रॉयल कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया भी घोषित कर दिया गया। साल 1905 में कलकत्ता का डाउनफॉल शुरू हो गया। लॉर्ड कर्जन ने पार्टीशन ऑफ बंगाल का ऐलान कर हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच सांप्रदायिक दंगे शुरू करा दिए थे। कई सालों तक विद्रोह जारी रहा। हजारों लोग इन दंगों में जान चली गई। कलकत्ता से पूरे भारत को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। कलकत्ता का दबाव अब कम होता जा रहा था। साल 1911 में अंग्रेजों ने कैपिटल सिटी को कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट करने का फैसला किया। साल 1912 में ओडिशा और बिहार भी बंगाल से अलग हो गए। इतिहास गवाह है कि दिल्ली पर कोई भी ताकत लंबे समय तक शासन नहीं कर पाई। न जाने कितने ही शासक दिल्ली की राजगद्दी पर बैठे, लेकिन लंबे अरसे तक कोई भी राजा रूल नहीं कर पाया। अंग्रेजों ने जब दिल्ली से रूल करना शुरू किया तो उनकी ताकत कम होने लगी। देश भर में आजादी की मांग तेज होने लगी। दूसरी ओर कलकत्ता की अहमियत खत्म होती जा रही थी। यहाँ पर प्रोडक्शन तो हो रहा था, लेकिन उसका फायदा जनता को नहीं मिल रहा था। इसका एक बड़ा एग्जाम्पल साल 1943 में देखने को मिला, जब पूरे बंगाल में अकाल पड़ गया। कलकत्ता सहित पूरे राज्य में 60 लाख लोग की जान चली गई थी। सड़क पर लोग की लाश कीड़े मकोड़ों की तरह बिखरी हुई नजर आती थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान कलकत्ता में जापान की सेना ने बमबारी भी की। यहाँ के हावड़ा ब्रिज और पोर्ट्स पर बम गिराए गए। हालांकि उन हमलों में लोग की जान नहीं गई थी। इन सबसे कलकत्ता थोड़ा संभलना शुरू हुआ था। कितने में ही आजादी के दंगे शुरू हो गए। हजारों लाखों हिंदू मुसलमानों की जान 1947 के दंगों में चली गई थी। दंगे शांत हुए तो यहाँ पर रिफ्यूजीज ने डेरा डालना शुरू कर दिया। ईस्ट पाकिस्तान से लोग गैर कानूनी तरीके से भारत आने लगे और आज भी लाखों शरणार्थी गैर कानूनी रूप से कलकत्ता और बंगाल के स्लम एरियाज में रह रहे हैं। साल 2000 में सीएम बुद्धा देव भट्टाचार्य ने कलकत्ता का नाम बदलकर कोलकाता करने का ऐलान किया और 2001 में आधिकारिक रूप से इस शहर का नाम बदलकर कोलकाता कर दिया गया। आज के समय में कोलकाता भारत का एक अभिन्न अंग है। 160 बिलियन डॉलर से अधिक की जीडीपी के साथ देश की अर्थव्यवस्था में भी ये शहर आज अपना अहम योगदान दे रहा है। शहर की जनसंख्या आज 1.5 करोड़ से ज्यादा पहुँच गई है। कलकत्ता का इंफ्रास्ट्रक्चर भी आज देखने लायक है। इस शहर में भारत की सबसे बड़ी लाइब्रेरी मौजूद है। ये लाइब्रेरी बुक लवर्स को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिसमें 22 लाख से ज्यादा किताबें हैं। साथ ही हर साल कोलकाता में एक किताब मेले का आयोजन भी किया जाता है। दुनिया की हर किताब आपको इस मेले में देखने को मिल जाएगी। इस शहर में मौज मस्ती और लाइफ को एंजॉय करने के कई साधन मौजूद हैं। कोलकाता में कई नाइट क्लब्स हैं, जहां पर आप जाके जम के पार्टी कर सकते हैं। इसके अलावा वर्ल्ड फेमस रेड लाइट एरिया सोनागाची भी यहाँ मौजूद है। भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम कोलकाता में ही बना हुआ है। साथ ही आपको बता दें, कोलकाता का इंडियन म्यूजियम भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम है। इतिहास प्रेमियों के लिए भी इस शहर में देखने लायक बहुत कुछ है। इसके अलावा विक्टोरिया पैलेस, बेलूर मठ, हावड़ा ब्रिज, एलिपुर जू, दक्षिणेश्वर काली टेम्पल, साइंस सिटी, शहीद मीनार जैसी अनेकों जगह कोलकाता शहर में मौजूद है। हर साल लाखों सैलानी कोलकाता की खूबसूरती का दीदार करने के लिए जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी कोलकाता के इतिहास से लेकर वर्तमान समय तक की पूरी जानकारी।
उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आप कोलकाता कभी गए या कोलकाता से हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।